हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका जी के कृष्णवाड़ यूट्यूब चैनल पर। तो हम आधुनिक इतिहास की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, हमने आधुनिक इतिहास में यानी आधुनिक भारत के इतिहास में हमने पढ़ लिया कि यूरोपियों का भारत में आगमन किस प्रकार होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यानी उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, यूरोपियों में भारत के आगमन, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनमार्क, फिर उसके बाद फ्रांसिस। ठीक है दोस्तों, तो ये तो यूरोपियों का भारत में आगमन हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रीय शक्तियाँ दोस्तों। जैसे आपने पढ़ा होगा आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है दोस्तों, कार्नेटिक वॉर। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ युद्ध हैं, उन सबको हम देखने वाले दोस्तों। यानी इनमें कौन कौन संधि, हमें मंगलौर की संधि, लाहौर, ये सब संधि देखने वाले हैं, अमृतसर की संधि। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, यानी कि क्षेत्रीय शक्तियाँ, रीजनल पावर, रीजनल पावर्स। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रीय शक्तियाँ। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रीय शक्तियाँ और कौन सी थी दोस्तों? देखो, ये मान लो भारत। ठीक है दोस्तों, भारत, ये भारत है और इसमें ये है दिल्ली। ठीक है दोस्तों, दिल्ली पर मुगलों का राज चल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दिल्ली में औरंगजेब की क्या हो जाती है, 1707 में मृत्यु। ठीक है दोस्तों, फिर औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आते हैं दोस्तों, यानी 1707 के बाद जितने भी शासक आते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं दोस्तों। तो मुगलों की सत्ता क्या हो चुकी है, कमजोर। मुगल कैसे हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब मुगल हो गए कमजोर, तो इसके जो आसपास की जो रियासतें हैं, ठीक है दोस्तों, वो क्या है, स्वतंत्र होने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, जो क्षेत्र हैं वो स्वतंत्र होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुगल हो चुके हैं कमजोर, तो मुगलों से स्वतंत्र होने के लिए वो प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन है, बंगाल। ठीक है, यहाँ पर बंगाल प्रयास करेगा। यहाँ ये क्षेत्र जो है वो है आपका कर्नाटक का क्षेत्र, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक। यहाँ है मैसूर। ठीक है दोस्तों, मैसूर क्षेत्र। और ये है हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद। और यहाँ पर राजपूत। ठीक है, मराठा, अवध। ठीक है दोस्तों, मराठा, अवध, सिंधे और होलकर। ठीक है दोस्तों, और सिंधिया। तो ये सब स्वतंत्र होने का प्रयास करेंगे दोस्तों इस मुगलों से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुगल क्या हो चुके हैं, कमजोर। औरंगजेब की मृत्यु का यानी 1707 के बाद मुगल कमजोर, यानी मुगल ऐसी है जैसे मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह जफर, यानी ये इतनी ज्यादा इनमें पावर नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्षेत्रीय शक्तियाँ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। यानी इन पास किस प्रकार ईआईसी ने अपना शासन स्थापित किया, वो यानी ये किस प्रकार स्वतंत्र हुए, और किस प्रकार इन पर ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना यानी शासन जमाया इन पर, तो वो हम सब कुछ देखने वाले दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे बंगाल और कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, इन दो क्षेत्र को आज हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम हैदराबाद और मैसूर पढ़ लेंगे। फिर हम मराठा, यहाँ पर सिख भी थे। ठीक है दोस्तों, सिख। तो इन सबको हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, 3-4 क्लासों में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिटेल से दोस्तों बंगाल और कर्नाटक। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो दोस्तों, अब देखो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं बंगाल। बंगाल, बंगाल की कंडीशंस देखो दोस्तों, ये है इंडिया। ये क्या है, इंडिया दोस्तों, यानी कि हमारा भारत।
यहाँ पर कौन है, बंगाल। अब देखो दोस्तों, बंगाल में पहले हम ये देख लेते हैं क्षेत्र कौन कौन से आते हैं। तो बंगाल के क्षेत्र यानी कि राज्य कौन कौन से। तो देखो दोस्तों, उड़ीसा, जिसका 2011 में नाम परिवर्तित कर कर उड़ीसा कर दिया, ठीक है दोस्तों, उड़ीसा। और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों, और आपका झारखंड और बिहार, ये क्षेत्र बंगाल के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब ये इसी के लिए क्यों महत्वपूर्ण था दोस्तों, ये इसी के लिए महत्वपूर्ण क्यों था, ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्यों था, कोई ना कोई रीजन तो होगा जैसे ये इसी ने यहाँ पर अपना कब्जा जमाया। तो देखो दोस्तों, बंगाल, यहाँ पर क्या है, दिल्ली, दिल्ली से तो ये दूर था बंगाल, ठीक है दोस्तों, दिल्ली से क्या था, दूर, इसीलिए अगर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अटैक करती तो दिल्ली से उनको आने में टाइम लग जाता, ठीक है दोस्तों, मुगलों को। तो ये क्यों महत्वपूर्ण था, ये इसी के लिए, दिल्ली से दूर, ठीक है दोस्तों, दिल्ली से दूर। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्यों था, ये जो शायद ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, जी दोस्तों, उपजाऊ क्षेत्र। तो यहाँ की भूमि कैसी थी, उपजाऊ थी, उपजाऊ यानी फर्टाइल, दोस्तों। अब इससे क्या होता है, उनको भूमि उपजाऊ हुआ तो इससे उनको लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व प्राप्त होता है दोस्तों, लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व, ठीक है दोस्तों। इससे इससे उनको क्या प्राप्त होता था, लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व, ठीक है दोस्तों। फर्टाइल भूमि है, ठीक है दोस्तों, तो फसलें भी अच्छी होंगी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, बंगाल के बारे में हमने इतना तो पढ़ लिया कि क्षेत्र कौन कौन से है और ये ऐसी के लिए महत्वपूर्ण क्यों था, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली में यानी कि औरंगजेब शासन कर रहा है, मान लो, कौन, औरंगजेब ये करता है, यानी कि औरंगजेब जो है, यानी कि इसने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि हर एक भूभाग को, ठीक है दोस्तों, यानी इनकी सत्ता 2 भागों में डिवाइड कर दी औरंगजेब ने, भागे से कितने कर दिए, 2, ठीक है दोस्तों। दीवानी और फौजदारी, सूबेदारी करो दोस्तों, सूबेदारी, ठीक है, दीवानी और सूबेदारी व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। दीवानी, इसके अंतर्गत क्या आता था, रेवेन्यू यानी राजस्व किसके पास होगा, दीवानी अधिकार जिसके पास है, तो रेवेन्यू यानी कि राजस्व, ठीक है दोस्तों। और सूबेदार के अंतर्गत कानूनी व्यवस्था बनाए रखना, तो ये औरंगजेब ने सिस्टम बैठा रखा था, ठीक है दोस्तों। सूबेदार के पास क्या काम था, कानूनी व्यवस्था बनाना, और दीवानी अधिकार किसके पास था, यानी दीवानी अधिकार यानी उसका काम था राजस्व एकत्रित करना, ठीक है दोस्तों, राजस्व की देखभाल करना, ठीक है, ओके। अब दीवानी अधिकार औरंगजेब ने किसको दे रखा था, बंगाल के अंतर्गत, वो दे रखा था मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां, ठीक है दोस्तों। और सूबेदारी व्यवस्था का यानी कि जो हेड है उसे किसको बना रखा था, तो एक छोटा सा बच्चा था, यानी बहुत कम उम्र का, ठीक है दोस्तों, तो वो दिल्ली में रहता था, तो कानूनी व्यवस्था का अधिकार भी किसके पास चला गया, मुर्शीद कुली खां के पास, ठीक है दोस्तों। तो मुर्शीद कुली खां के पास ये दोनों अधिकार थे, राजस्व और कानूनी व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। दीवानी और सूबेदारी दोनों को कौन संभालता था, मुर्शीद कुली खां। अब होता क्या है दोस्तों कि 1707 में इस औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो 1707 में इस औरंगजेब की क्या होगी दोस्तों, मृत्यु हो गई। तो इसके बाद तो शासक बहुत कमजोर आने वाले हैं,
तो इस मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं दोस्तों। तो मुर्शिद कुली खां ने क्या किया, यानी औरंगजेब के मरते ही उसने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। तो बंगाल क्या बन चुका है, एक स्वतंत्र राज्य। किसने किया, मुर्शिद कुली खां। ठीक है दोस्तों, मुर्शिद कुली खां इस स्वतंत्र राज्य की इसकी राजधानी क्या रखी उसने, राजधानी उसने बनाया किसको, मुर्शिदाबाद को, मुर्शिदाबाद। ठीक है दोस्तों, मुर्शिदाबाद इसको क्या बनाया उसने, राजधानी। ठीक है दोस्तों, अब इनके बाद आते हैं अलीवर्दी खां। कौन आते हैं दोस्तों, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां कहते हैं दोस्तों, ईआईसी के बारे में एक बात कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईआईसी, यानी कि ये कहते हैं कि ईआईसी जो है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान है दोस्तों। किसके समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान। अगर उसको शांत रखोगे तो वो शहद देगी, अगर उसमें हाथ डालोगे तो वो डंक मारेगी। ये बात कौन कहने वाले थे, अलीवर्दी खां। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में यही बात इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि ईआईसी मधुमक्खी के छत्ते के समान है, अगर शांत रखोगे तो शहद देगी, यदि हाथ डालोगे तो डंक मारेगी। ये ईआईसी के बारे में किसने कहा था, अलीवर्दी खां ने। ठीक है दोस्तों, तो अलीवर्दी खां ने ईआईसी के बारे में क्या कहा था, ईआईसी एक मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, यानी ईआईसी कंपनी जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान है, अगर शांत रखोगे तो शहद देगी और यदि हाथ डालोगे तो डंक मारेगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं सिराजुद्दौला। कौन आते हैं दोस्तों, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ठीक है दोस्तों, सिराजुद्दौला इसके बाद आते हैं। ये आते हैं 1756 से 1757। ठीक है दोस्तों, एक साल। तो इनका कार्यकाल नोट कर लो, 1756 से 1757। ठीक है दोस्तों, सिराजुद्दौला आते हैं। देखो 1756 में दो घटनाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, वो होती हैं, एक घटना होती है ब्लैक होल की घटना दोस्तों, ब्लैक होल की घटना। ठीक है दोस्तों, और एक होती है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि दोस्तों, अलीनगर संधि किसके साथ होती है, ईआईसी के साथ। ये संधि क्यों है दोस्तों, जो ईआईसी था उसका यानी स्लोगन था भूभाग नहीं व्यापार। ठीक है दोस्तों, ये मैंने अगली क्लास में बता दिया है दोस्तों। तो इसका स्लोगन का क्या था, भूभाग नहीं व्यापार, ईआईसी का स्लोगन था। तो लेकिन इन्होंने क्या किया, फोर्ट विलियम यानी कि किले की स्थापना कर दी इन्होंने, कहाँ, बंगाल में दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया कि यानी कि दस्तक का दुरुपयोग कर दिया, जो 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 शाही प्रमाण जारी किया था किसने, फर्रुखसियार ने दोस्तों। तो फोर्ट विलियम पर कार्रवाई किसने शुरू कर दी, सिराजुद्दौला ने। ठीक है दोस्तों, तो ईआईसी वालों ने क्या कर, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अलीनगर की संधि कर ली इनके साथ। ठीक है दोस्तों,
अब इधर होती है ब्लैक होल की घटना दोस्तों, ब्लैक होल की घटना। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें यानी कि इसको कहने वाले कौन थे, हॉलवेल। हॉलवेल बोलते हैं दोस्तों इसे कि ब्लैक होल की घटना के अंतर्गत 146 अंग्रेजों को काली कोठी में कैद कर रखा था। किसने, काली कोठी में कैद, सिराजुद्दौला ने। ये किसका कहना है, हॉलवेल कह रहा है दोस्तों। और इसमें से 23 ही जिंदा बचे दोस्तों, काली कोठरी में 23 ही जिंदा बचे, 123 अंग्रेज मर चुके थे दोस्तों। ठीक है, तो एक तो ये इस घटना के बारे में वर्णन होता है और एक अलीनगर की संधि दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है कि 1756 में ब्लैक होल की घटना हो चुकी है और अलीनगर की संधि, और 1757 में दोस्तों अलीनगर की संधि करके ये तो चले गए दोस्तों। ठीक है, अंग्रेज, पर लेकिन अंग्रेज बहुत शातिर आदमी थे दोस्तों, वो अगर संधि तो कर लेते थे पर संधि करके चुप नहीं बैठते थे। फिर अटैक हुआ इनका 23 जून 1757 को। ठीक है दोस्तों, गवर्नर कौन थे, क्लाइव। 23 जून 1757 को किसका युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध दोस्तों, प्लासी का युद्ध होता है दोस्तों। इधर से कौन है, सिराजुद्दौला। ठीक है दोस्तों, और इधर कौन है, क्लाइव। ठीक है दोस्तों, ये क्लाइव क्या करते हैं, इसका यानी जो सेनापति होता है उसका नाम है मीर जाफर, उसको यानी कि लोग यार लालच दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, कि सेनापति कौन कौन था इसका, सेनापति वो था मीर जाफर, इसको हम विश्वासघाती भी कहते हैं। मीर जाफर क्या कहते हैं, विश्वासघाती। यहाँ पर इसे कहते हैं क्लाइव का गीदड़। ठीक है दोस्तों, क्लाइव का गीदड़, क्योंकि इसने इनके साथ विश्वासघात किया, क्लाइव के साथ यानी क्लाइव का सहयोग किया इसने, मीर जाफर ने। अब सिराजुद्दौला का सहयोग करने वाले कौन थे दोस्तों, इनका सहयोग किया था मदन मोहन ने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्लासी के युद्ध में होता क्या है दोस्तों, सिराजुद्दौला जो है वो इसमें इस युद्ध में हार जाते हैं दोस्तों, पराजित हो जाते हैं। और ये कहता है क्लाइव इसको, यानी क्या लोग रस दिया इसको, मीर जाफर को, कि इनको पराजित करके तुमको राजगद्दी पर बैठा देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद बनते हैं कौन, मीर जाफर। ठीक है दोस्तों, मीर जाफर। ठीक है दोस्तों, बंगाल के कौन बने, नवाब, मीर जाफर बने। तो लेकिन इनको मीर जाफर पर भरोसा नहीं रहा दोस्तों, इन्होंने फिर नेक्स्ट बनाए मीर कासिम। मीर कासिम तो क्या बनाया, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का नवाब। ठीक है दोस्तों, मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम को क्यों बनाया, ये महत्वाकांक्षी आदमी था दोस्तों, महत्वाकांक्षी, पर लेकिन इसने भारत के लिए बहुत दो काम ऐसे किए जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई, क्रोधित हो गई और इसको हटा दिया। तो वो दो काम कौन से किए दोस्तों, पहला मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया, क्या लाया, राजधानी। ठीक है दोस्तों, तो राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाने वाला कौन था, मीर कासिम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसने काम किया था, यानी कि इसने वाल्टर की नियुक्ति कर दी दोस्तों। इसने नियुक्ति किसी कर दी, वाल्टर।
ये दोस्तों, जिससे अंग्रेज क्या हो गए, क्रोधित। इन्होंने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है। और हटाने के बाद मीर कासिम, बहुत महत्वाकांक्षी दिन था दोस्तों, ये मैंने आपके लिए लिखा दिया। मीर कासिम क्या करता है कि ये जाता है अवध के नवाब के पास और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के पास। ठीक है दोस्तों, तो ये जाता है, यहीं पर लिख लो दोस्तों। हटने के बाद दोस्तों ये जाता है अवध के नवाब के पास। अवध का नवाब कौन था, शुजा-उद-दौला। ठीक है दोस्तों, और जाता है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। ठीक है दोस्तों, इनके पास जाता है सहायता मांगने के लिए। इसके बाद यानी सहायता मांगने के लिए जाता है, और ये तीनों मिलकर के एक युद्ध लड़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। वो होता है बक्सर का युद्ध दोस्तों। कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो 1764 में एक युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, बक्सर का युद्ध। इसमें किस किस के मध्य होता है, EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसमें 3 राजा थे। एक तो मीर कासिम थे, एक तो मीर कासिम नवाब, और एक अवध के शुजा-उद-दौला, और एक मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। शाह आलम सेकंड। ठीक है दोस्तों, इनके मध्य ये युद्ध होता है। कौन सा, बक्सर का युद्ध। अब दोस्तों ये तीनों होते हुए भी, यानी ये तीनों एक साथ होते हुए भी ये हार जाते हैं दोस्तों, तो पराजित। और इधर से ऐसी तरफ से कौन था, हेक्टर मनरो। हेक्टर मनरो। ठीक है दोस्तों, अब हारने के बाद होता क्या है दोस्तों, हारने के बाद EIC यानी कि EIC कहती है कि अवध से बोलती है, तू क्यों आया। उसने बोला कि ये मीर कासिम आया था हमारे पास, और इसने हमसे बोला कि तुम्हारा भी दुश्मन EIC है, हमारा भी दुश्मन EIC है, तो क्यों ना मिलकर ये अटैक करते हैं। तो EIC ने अवध से कहा कि तुमको, अवध से कहा, कौन से, किससे कहा, अवध से, कि तुमको 50 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। 50 लाख रुपए का जुर्माना किसके ऊपर लग गया, अवध के ऊपर। अवध के ऊपर ही, यानी अवध से ही कहा गया कि अवध को इलाहाबाद एंड कड़ा क्षेत्र का राजस्व किसको देना होगा, मुगलों को देना होगा। ठीक है दोस्तों, मुगलों को देना होगा। इलाहाबाद, अवध को इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र का राजस्व किसको देना होगा, मुगलों को देना होगा। ठीक है, मुगलों के पास पहुंचाना होगा इसको। और इन्होंने कहा, यानी इन्होंने किससे कहा, बंगाल। तो बंगाल का दीवानी अधिकार अब किसके पास रहेंगे दोस्तों, बंगाल के दीवानी अधिकार अब रहने वाले हैं EIC के पास। ठीक है दोस्तों, ये युद्ध के अंतर्गत कुछ बातें कही गई। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद एक संधि होती है 1765 में, इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि दोस्तों, इलाहाबाद की संधि 1765 में दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सी संधि है वो, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद संधि नेतृत्व करता कौन है, क्लाइव। ठीक है दोस्तों, क्लाइव ने क्या किया, इलाहाबाद यानी बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना करी थी दोस्तों। द्वैत शासन शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद में, यानी कि द्वैत शासन मतलब दीवानी, और इधर कौन थे, सूबेदारी। दीवानी अधिकार किसके पास चले गए, EIC के पास, थोड़ी देर पहले बताया था। और सूबेदारी नवाब, यानी कि सूबेदारी यानी जो हेल्थ, शिक्षा,
इसका जो कर्जा उठेगा वो कौन उठाएगा, यानी सूबेदार। ठीक है दोस्तों, और दीवानी अगर किसके पास होने वाला है, EIC के पास, यानी रेवेन्यू वाला पोर्शन, रेवेन्यू यानी राजस्व। ठीक है दोस्तों, द्वैत शासन की शुरू करने वाला कौन था, क्लाइव। लेकिन द्वैत शासन को समाप्त करने वाला कौन था दोस्तों, वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन को समाप्त किया था दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने बंगाल के बारे में देख लिया दोस्तों। ठीक है, कि किस प्रकार बंगाल यानी कि किस प्रकार ये स्वतंत्र हुआ मुगलों से, और किस प्रकार इस पर EIC ने कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कार्नेटिक वॉर दोस्तों। तो ये मैंने आपको बंगाल के बारे में पूरा पढ़ा दिया दोस्तों। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कार्नेटिक। तो ये क्या है, इंडिया, ये जो क्षेत्र है वो क्या है, कार्नेटिक। ठीक है दोस्तों, कार्नेटिक पूर्वी तट पर है। ठीक है दोस्तों, पूर्वी तट पर है, और ये कहाँ है, हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, पूर्वी तट पर है। और दोस्तों इसको स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना करने वाला कौन था कर्नाटक की, वो था शहादत उल्ला खान। शहादत उल्ला खान दोस्तों। और राजधानी किसको बनाया इसने, राजधानी बनाया इसने अकार्ड। ठीक है दोस्तों, अकार्ड को इसने क्या बनाया, राजधानी बनाया। दोस्तों कर्नाटक में फ्रांस एंड EIC का मतलब मैंने आपको 3 कर्नाटक युद्ध पढ़ाए दोस्तों, पढ़ाए कि नहीं। तो दोस्तों इसमें होते हैं 3 वॉर। कौन से, कर्नाटक वॉर। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक वॉर। पहला वॉर 1746 से 48, सेकंड 1749 से 54, थर्ड होता है 1758 से 63। ठीक है दोस्तों, 63। इसमें होती है एक्स लासापेल की संधि दोस्तों। कौन सी संधि, एक्स लासापेल। ठीक है दोस्तों, और इसके अंतर्गत होती है पांडिचेरी की संधि, और इसके अंदर होती है पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। और दोस्तों इसमें एक युद्ध फेमस है बहुत, वांडीवास का युद्ध, थर्ड कर्नाटक वॉर में वांडीवास का युद्ध। दोस्तों तो देखो, कर्नाटक पूर्वी तट पर स्थित है, हैदराबाद स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना करने वाला कौन था, शहादत उल्ला खान। राजधानी अकाट। 3 वॉर हुए थे कर्नाटक वॉर, 1740 में, 1740 से 48 तक हुआ था। उसमें एक्स लासापेल की संधि होती है। तो 1749 से 54 तक हुआ था, उसमें पांडिचेरी की संधि होती है। नेक्स्ट 1758 से 63 तक हुआ था, उसमें पेरिस की संधि होती है। उसमें एक युद्ध होता है पांडिवास का युद्ध 1760 में दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक तो कर्नाटक पढ़ लिया, और हम क्या पढ़ चुके हैं, बंगाल को पढ़ चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।